सर आप बोल रहे हो कि 2 रिसर्च पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है अब, पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अभी भी 2 रिसर्च पेपर की रिक्वायरमेंट बोल रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और जो भी स्टूडेंट अपना रिसर्च में कैरियर बनाना चाहते हैं, मतलब पीएचडी करना चाहते हैं, तो यूजीसी ने अभी एक गाइडलाइन जारी करी है जिसमें जो पीएचडी के लिए रिक्वायरमेंट है, यूजीसी टाइम पे गजट नोटिफिकेशंस निकालता रहता है और इसके अंदर जो रेगुलेशंस है उसके अंदर वो अमेंडमेंट करता रहता है। तो अभी 7 नवंबर को एक नोटिफिकेशन आया जिसके अंदर उन्होंने कुछ मेजर चेंजेस करें, तो वो क्या चेंजेस हैं वो मैं आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप रिसर्च में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सबसे पहले यहां पे कि अगर आप पीएचडी करते हैं तो अपनी थीसिस सबमिट होने से पहले आपके पास 2 रिसर्च पेपर मिनिमम होने चाहिए। पर ये वाली जो रिक्वायरमेंट है अब हटा दी गई, मतलब अगर आपकी कोई रिसर्च पेपर नहीं है तो भी आप यहां पे पीएचडी कर सकते हैं। मतलब पहला चेंज तो ये हुआ। सेकेंड चेंज ये कि अगर आप गवर्नमेंट इंप्लॉई है या कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं और अपनी पीएचडी करना चाहते हैं तो आप एनओसी लेके अपनी पीएचडी कर सकते हैं। थर्ड चेंज यहां पे है कि जब भी पीएचडी थीसिस सबमिट होती थी तो पहले 3 एग्जामिनर के पास जाती थी, अभी 2 एग्जामिनर के पास ही जाएगी। ये एक चेंज है, खैर ये यूनिवर्सिटी लेवल पे अपने को इससे लेन देना नहीं है, स्टूडेंट को इससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट यहां पे ये कि अगर आप पीएचडी ऑनलाइन मोड में करते हैं तो वो अब वैलिड नहीं मानी जाएगी। मतलब आपको अगर पीएचडी करनी है तो यहां पे ऑफलाइन ही करनी पड़ेगी, ऑनलाइन मोड में पीएचडी आप नहीं कर सकते। आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप पीएचडी करनी है तो वहां पे या तो आप पार्ट टाइम कर सकते हो या फिर रेगुलर कर सकते हैं, आप ऑनलाइन पीएचडी नहीं कर सकते। ये यहां पे इन्होंने बोला है। एक और यहां पे ये होता है कि जब कोविड टाइम के बाद पहले क्या होता था कि अगर आप पीएचडी कर रहे हो और अपनी थीसिस सबमिट करने के बाद जो वाइवा होता था उसके लिए आपको खुद को जाना पड़ता था, पर अब आप यहां पे ऑनलाइन वाइवा दे सकते हैं, मतलब जूम पे आप अपने वाइवा को दे सकते हैं, राइट। तो ये एक अच्छा हो गया है कि आप थीसिस सबमिट करने के बाद अपना जो पीएचडी वाइवा होता है, फाइनल वाइवा जो होता है, वो आप ऑनलाइन दे सकते हैं। एक और यहां पे बहुत अच्छा चेंज है और खास करके लड़कियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है कि अगर मान लीजिए कोई भी फीमेल कैंडिडेट पीएचडी कर रही है और उस दौरान उसकी शादी हो जाती है तो वो अपना जो रिसर्च है वो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से वापस कंटिन्यू कर सकती है, मतलब वो ट्रांसफर ले सकती है। ये एक बहुत अच्छी चेंज है जो कि फीमेल कैंडिडेट के लिए काफी हेल्पफुल है। अब मैं आपके सामने पॉइंट टू पॉइंट बताने की कोशिश करूंगा। यहां पे मैं आपके सामने कुछ मेजर हाइलाइट्स बता देता हूं जो कि स्टूडेंट्स अगर पीएचडी करना चाह रहे हैं और वो पता करना चाहते हैं कि सर यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अगर आप 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम जैसे आप बीटेक कर रहे हैं या कोई आप बीएससी ऑनर्स 4 ईयर डिग्री का कर रहे हैं तो आप अपने एमएससी या मास्टर के फर्स्ट ईयर से आप अपना पीएचडी कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम देके आप पीएचडी अपना शुरू कर सकते हैं। ये एक अच्छा चेंज किया था, इसमें मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर रखा है, वो आप आईटी पे जाके देख सकते हैं। हां, अगर आपने 3 ईयर डिग्री कोर्स किया है तो फिर आपको अपना एमएससी कर रहे हैं, उसके फाइनल में आप पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, मतलब पीएचडी में आप एडमिशन ले सकते हैं। ये हमारे पास यहां पे था। इसमें एक और यहां पे जो परसेंटेज का क्राइटेरिया वो 55% का क्राइटेरिया है कि अगर आप 3 ईयर लाइक आपने बीएससी किया 3 ईयर और उसके बाद एमएससी कर रहे हो तो आपके मास्टर्स में 55% होने चाहिए। हां, अगर आप 4 ईयर डिग्री करने के बाद एमएससी प्रीवियस में अगर आप पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं या पीएचडी शुरू करना चाहते हैं तो आपके 75% होने चाहिए अगर आप 4 ईयर डिग्री की बात कर रहे हो। अगर आप 3 ईयर डिग्री लाइक बीएससी करने के बाद आप एमएससी फाइनल में अगर आप देते हैं तो आपके एमएससी में 55% होने चाहिए, राइट। ये हमारे पास क्राइटेरिया है। अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट है तो आपको 5% का यहां पे छूट मिलता है, ये आप देख सकते हैं। इसमें मैंने बहुत अच्छा वीडियो बना रखा है, आप वो देख सकते हैं। हां, अगर आप एमफिल कैंडिडेट है, मान लीजिए अगर आपने एमफिल कर रखा है और आप पीएचडी करना चाह रहे हैं तो आपके एमफिल में एग्रीगेट 55% होने चाहिए। ये भी एक अच्छा है। इसमें नेक्स्ट हमारे पास जो ड्यूरेशन ऑफ पीएचडी प्रोग्राम है, वैसे नॉर्मली पीएचडी का जो मिनिमम होता है वो 3 साल के अंदर आप अपनी पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब 3 साल मिनिमम होती है पीएचडी करने के लिए। किसी वजह से आपको पीएचडी में टाइम लग रहा है तो आप मैक्सिमम 6 ईयर में अपनी पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं। हां, कुछ ऐसे केसेस हैं एक्सेप्शन में वो 2 साल और बढ़ा जा सकता है, मतलब मैक्सिमम 8 ईयर हो सकता है, पर उसके लिए कोई वैलिड रीजन आपके पास होना चाहिए। तो ये हमारे पास यहां पे होता है। एक और यहां पे बहुत अच्छा चेंज है खास करके फीमेल कैंडिडेट के लिए कि अगर वो पीएचडी कर रही है और उस टाइम पे अगर वो मैटरनिटी लीव लेती है तो यहां पे उनको 240 डेज की मैटरनिटी लीव मिलती है अपने रिसर्च के दौरान, मतलब 240 डेज का उनको यहां पे वो लीव ले सकती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है क्योंकि पीएचडी के दौरान कहीं ना कहीं आपको अपना जो वर्क है वो कंटिन्यू करना होता है। फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए मैटरनिटी लीव वाले केस में 240 दिन का उनको छुट्टी मिल सकता है, एक बहुत अच्छा है यहां पे, राइट। एक और यहां पे बात करने जा रहे हैं कि जो एडमिशन का प्रोसीजर है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो स्टूडेंट अगर सीएसआईआर नेट क्लियर है या यूजीसी नेट क्लियर है या गेट क्लियर है या इस टाइप के कोई इक्विवेलेंट एग्जाम क्लियर है तो यार उनको सीधा पीएचडी में
ले लिया जाएगा, उनके लिए कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होता है, राइट, है ना। अगर पीएचडी का कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी में नोटिफिकेशन निकल रहा है तो आपको सीधा वहां पे इंटरव्यू में बुला जाएगा, आपको कहीं भी एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, राइट। पर अगर आपने नेट क्लियर नहीं कर रखा है या गेट नहीं है, ऐसा कोई भी इक्विवेलेंट एग्जाम आपने क्रैक नहीं कर रखा है, तो आपको यहां पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। अब एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा तो सिलेबस क्या होगा, तो यहां पे जो सिलेबस होता है उसके अंदर 50% तो रिसर्च मैथोडोलॉजी पूछा जाएगा एंड 50% सब्जेक्ट पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आप मैथ्स स्टूडेंट हैं, आप अपने एमएससी के बाद पीएचडी करना चाहते हैं और आप नेट क्लियर नहीं है, तो आपको वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा जिसके अंदर 50% क्वेश्चन आएंगे वो रिसर्च मैथोडोलॉजी के आएंगे और 50% जो क्वेश्चन आएंगे वो मैथ्स के आएंगे। आपके मन में सवाल उठेगा सर सिलेबस क्या होगा, तो सीएसआईआर नेट का सिलेबस ही होता है, नेट का सिलेबस ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपका एग्जाम क्रैक हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी हुआ तो आप पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में उसका बेनिफिट ले सकते हैं, राइट। तो एक बहुत अच्छी चीज है, अगर आप एग्जाम की तैयारी करें तो उसका फायदा आपको यहां पे मिलता है। अब इसके अंदर ये होता है कि मान लीजिए अगर आपने पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया है तो उसमें मार्क्स का क्या वेटेज रहता है, तो अगर आपने पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया है तो 70% आपका मार्क्स का वेटेज रहेगा एंड 30% आपका जो इंटरव्यू रहेगा उसका वेटेज रहता है ना। पर जो स्टूडेंट अगर सीएसआईआर नेट गेट या ऐसे कोई इक्विवेलेंट एग्जाम क्वालिफाई है तो उनके लिए सीधा होता है, उनको कोई भी इंटरव्यू और एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है। पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक बहुत अच्छी चीज बोलना चाहता हूं ना। आप बोलोगे कि सर यार आप जो बता रहे हो बहुत सारी यूनिवर्सिटी या आईआईटीज या एनआईटीज है उनमें ऐसा नहीं होता है। सर आप बोल रहे हो कि 2 रिसर्च पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है अब, पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अभी भी 2 रिसर्च पेपर की रिक्वायरमेंट बोल रखी है। देखो ये यूजीसी का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या आईआईटी या एनआईटी अपने हिसाब से इनके अंदर चेंजेस कर सकती है ना, वो देखो ये मिनिमम है, इससे बड़ा कर सकती है। जैसे मान लीजिए कि आपके एमएससी के अंदर 55% होना चाहिए पीएचडी करने के लिए, पर अगर कोई आईआईटी ये बोलती है कि भैया हमको 60% चाहिए, तो वो आपको करना पड़ेगा। मतलब 55 से ऊपर वो अपना स्टैंडर्ड सेट कर सकती है, राइट, है ना। तो ऐसे जो चेंजेस है, देखो ये एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके ऊपर कोई भी अपना क्राइटेरिया सेट कर सकता है। कोई भी इंस्टीट्यूशन को राइट है वो अपने हिसाब से अपना नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं, राइट। मैं बोल रहा हूं कि जैसे कि नेट क्वालिफाई है या गेट क्वालिफाई है उनको इसके अंदर बेनिफिट मिलता है, उनको कहीं भी एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं, उनको इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं। पर हां कोई आईआईटी अगर ये बोल दे कि नहीं हम तो नेट वालों का भी इंटरव्यू लेंगे और गेट वालों का भी लेंगे, तो भैया हो सकता है ना। ऐसा नहीं कि गुरुजी आपने बोल दिया तो फिर अभी तो यहां हो रहा है, फिर तो आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये मैं आपको बताना चाहूं, दिस इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, राइट। सो ये आपको समझने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, एक और बहुत अच्छा चेंज है यहां पे कि कोई भी यूनिवर्सिटी अगर पीएचडी नोटिफिकेशन निकालती है तो उनको अपनी वेबसाइट पे इसकी पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ये एक बहुत अच्छी चीज है कि द नोटिफाइड प्रॉस्पेक्टस विल बी एडवांस ऑन द इंस्टीट्यूशन वेबसाइट, स्पेसिफाई द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ एडमिशन, सब्जेक्ट, डिसिप्लिन, ये सब इंफॉर्मेशन उनको देनी पड़ेगी। प्लस जितने भी वहां पे पीएचडी गाइड है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, प्लस उनका जो रिसर्च डोमेन है उसके बारे में बताना पड़ेगा कि हाँ भैया ये हमारे पास ये इस सब्जेक्ट के प्रोफेसर है, इनका रिसर्च डोमेन ये है। और अगर हो सकता है बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी भी है जहां पर बताती है कि भाई इतनी इतनी सीट्स इसमें रिक्वायरमेंट है, तो ये भी इनको यहां पे इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन ये यूनिवर्सिटी लेवल पे जो भी लाइक यूनिवर्सिटी पीएचडी नोटिफिकेशन निकाल रही है उनके लिए। एक और बहुत अच्छी चीज है कि जो रिसर्च सुपरवाइजर्स होते हैं वो कौन होते हैं, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हो सकते हैं या फिर प्रोफेसर हो सकते हैं। अब प्रोफेसर के अंडर में कितने जने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के अंदर 6 जने पीएचडी कर सकते हैं एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर 4 जने पीएचडी कर सकते हैं। अब इनकी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है कि भाई कौन पीएचडी गाइड बनेगा, वो यूनिवर्सिटी अपना इंटरनल सिस्टम होता है कि भाई हाँ इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतने रिसर्च पेपर होने चाहिए, इतना एपीआई स्कोर होगा, तो फिर वो अपना उस फील्ड में पीएचडी करा सकते हैं। ये अपने काम का नहीं है, बट मेन जो काम की चीज ये कि कौन कौन कितनी स्टूडेंट्स को पीएचडी करा सकते हैं। तो प्रोफेसर 8 को पीएचडी करा सकता है, एसोसिएट प्रोफेसर 6 जनों को पीएचडी करा सकता है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर 4 को पीएचडी करा सकता है। उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है, अपने काम का नहीं है, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। एक यहां पे बहुत अच्छी चीज है कि कोई फीमेल कैंडिडेट है और वो ये वाला 4th पॉइंट है स्टूडेंट, ये 4th पॉइंट यह क्या है, इसमें एक 4th पॉइंट बहुत बड़ा, ये जो 4th पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए कोई फीमेल कैंडिडेट है और वो पीएचडी कर रही है और उस दौरान अगर उसकी शादी हो जाती है तो उसको दूसरा जो सुपरवाइजर है वो अलोकेट होगा जहां पर वो अपना ट्रांसफर लेना चाहती है एंड उसका जो रिसर्च डेटा होगा जो भी उसने काम कर रखा है वो एज इट इज ट्रांसफर दूसरे यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। ये बहुत अच्छा इन्होंने फीमेल कैंडिडेट के लिए किया है, जो कि इस पॉइंट में आप
देख सकते हैं। एक यहां पे बहुत अच्छी चीज है, खास करके मैं भी जब CSIR नेट स्टूडेंट को अनअकैडमी में पढ़ाता हूं, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि सर मैं गवर्नमेंट टीचिंग जॉब कर रहा हूं, सर मैं ये काम कर रहा हूं और मुझे PhD करना है, तो क्या मैं कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं? अगर मेरा नेट क्लियर हो जाता है या मैं JRF कर लेता हूं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है कि अगर आप अपना नेट क्लियर कर लेते हो या नेट JRF कर लेते हो और आप अपना रिसर्च में कैरियर बनाना चाहते हो अपने गवर्नमेंट जॉब के साथ, तो आप कर सकते हैं। यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी इंस्टीट्यूशन, मान लीजिए अगर आप एजुकेशन में काम कर रहे हैं, लाइक अगर आप स्कूल टीचर है, तो आपकी जो हायर अथॉरिटीज हैं वहां पे आपको देना पड़ेगा कि मैं अब इस फील्ड में रिसर्च करना चाहता हूं, PhD करना चाहता हूं, तो वो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, और वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको कंसर्न यूनिवर्सिटी में देना पड़ेगा जहां से आप PhD करना चाहते हैं। एंड देन उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप अपना पार्ट टाइम PhD कर सकते हो। ये इजी प्रोसेस, के लिए ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस आपको अपनी हायर अथॉरिटी से यहां पे एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और वो जो जिस यूनिवर्सिटी में आप PhD करना चाहते हैं वहां पर आपको सबमिट करना पड़ेगा। पहले आपको उसका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जो इंटरव्यू है, जो प्रोसीजर है, वो आपको फॉलो करना। देखो होता है क्या, ये समझने की जरूरत है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसका गवर्नमेंट जॉब है और वो PhD करना चाह रहा है, तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अप्लाई करने के बाद जो भी उसका प्रोसेस है वो फॉलो करना पड़ेगा, और उसका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर वहां पे उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद फिर उसको ये जो प्रोसेस है पूरा पूरा फॉलो करना पड़ता है, इसके लिए टाइम मिलता है, तो बिल्कुल उसको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। तो अगर इसका कोई प्रोसेस का अगर मुझे कुछ पता पड़ेगा तो मैं इस पे एक वीडियो जरूर अपलोड करूंगा, इसका प्रोसेस क्या होता है रिलेटेड। और भी मेरे वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो मैंने एक अच्छा वीडियो अपलोड कर रखा कि 4 साल के बाद आप PhD कर सकते हैं अपने ग्रेजुएशन के, तो वो कैसे कर सकते हैं इसका पूरा मैंने बता रखा है रूल। तो सुन, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसा कौन सा चेंज लगता है जो कि लगता है कि हाँ सर ये बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए, और ऐसा कौन सा चेंज लगता है कि यार आपको लगता है कि नहीं यार ये गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।